हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का महामैराथन, जिसमें होगा कंप्लीट चैप्टर और 100% एग्जाम में आएगा। बायोलॉजी से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से जरूर होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को और देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। इस क्लास में कंप्लीट चैप्टर कराएंगे हम। किसका किसका कराएंगे सर? तो जैव प्रक्रम का कराएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय होगा, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवंशिकता। बायोलॉजी के ये 4 चैप्टर आज कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आइए हम लोग थोड़ा अपने अंदर जान भर लेते हैं कि हम जानते हैं कि एग्जाम मात्र 1 महीने बचा है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने अंदर एक एनर्जी बूस्ट कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कि पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। मंजिल उसी को मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम का अपना पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद 4 नंबर के, उसके बाद 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग का टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पिछले प्रीवियस ईयर अगर हम लोग देखें तो उसमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए, मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र कि भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपचयित भोजन को बाहर निकालना आदि क्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल तथा उससे संबंधित ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं सर? तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ग्रंथियां होती है हमारे पाचन तंत्र में। पहला है आहार नाल। आहार नाल क्या होता है कि मनुष्य का आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक निरंतर नली होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाती है। इसके विभिन्न भागों का व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल में भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन होता है। यानी कि मनुष्य का आहार नाल जो होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक होती है। इसके टोटल जितने भी पार्ट होंगे उसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है मुख एवं मुख गुहिका। जैसे ही हम भोजन को हाथ से उठाते हैं उसके बाद हम भोजन को कहाँ रखते हैं? अपने मुंह में। तो मुंह में क्या होता है भैया? तो यह आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करते हैं हम लोग मुंह में। मुख गुहा में दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दांत भोजन को काटने, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। जिह्वा स्वाद पहचानने तथा भोजन को निगलने में सहायक होती है। लार भोजन को गिला कर पाचक क्रिया को शुरू करते हैं। यानी जैसे ही हम भोजन को रखते हैं तो मुख में डालते हैं तो पहला काम करता है दांत। दांत को क्या करता है? मुंह। दांत भोजन को चबाने का काम करता है। उसके बाद हमारी जीवा जो है उसको उलटने पलटने और मिलाने का कार्य करती है और उसका स्वाद बताती है तथा हमारे मुख से लार ग्रंथियां निकलती हैं जिनको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। वो भोजन का पाचन शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद है भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में क्या होता है? यह मुख गुहा के पीछे स्थित होता है। यह भोजन को ग्रसिका में पहुंचाने का कार्य करता है। ग्रसनी कोई पाचन का कार्य नहीं करता है, मुख से ग्रासिका में जोड़ने का काम करता है ग्रसनी। तीसरा है ग्रासिका या अन्न नली। अन्न नली, इसको ग्रास नली भी बोला जाता है। यह लगभग 25 सेमी लंबी नली होती है। यह भोजन को
तक पहुंचाती है, इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यहां भी भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। अब भोजन हमारा कहां पहुंचता है? अब भोजन हमारा पहुंचता है अमाशय में पहुंचता है भोजन। अमाशय में क्या होता है कि यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। भोजन का बहुत ज्यादा पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है। अमाशय की ग्रंथियां HCl और पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं, जिससे भोजन अर्ध तरल बन जाता है। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत। आप लोग कभी जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग देखे होंगे कि मुर्गे को अगर काटा जाता है तो उसमें एक लंबी सी नली निकलती है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी एक लंबी सी नली होती है जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है और ये लिपटी हुई होती है। यह होती है छोटी आंत। यही भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियों के रस यहाँ मिलते हैं, यानी कि यकृत से जो रस निकलता है, अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे, वो सभी आकर यहीं पे मिलते हैं और यहाँ भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? तो उसके बाद हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत में, यानी इंटेस्टाइन में जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। यह जल का अवशोषण करता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। यानी कि जो बड़ी आंत है वहां पे जल का अवशोषण होगा और मल यानी जो हम लोग त्यागते हैं उसका क्या होगा? निर्माण होगा। फिर उसके बाद आता है मलाशय। मलाशय में क्या होता है कि यह मल का अस्थायी संग्रह करता है। मलाशय में क्या होता है कि जो मल इकट्ठा होता है वो आकर मलाशय में रुकता है। फिर उसके बाद होता है गुदाद्वार। इसके द्वारा अपचयित भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि गुदाद्वार आप लोग जानते ही हो कि भोजन को अंत देना, यानी भोजन को बाहर निकालना, अपचयित भोजन को बाहर करना मल द्वारा कार्य किया जाता है। और ये रहा मनुष्य का टोटल पाचन तंत्र। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं पाचन तंत्र में अपने पाचन तंत्र में अगर हम लोग देखना चाहे तो यहां से क्या होगा कि देखिए, सबसे पहले भोजन को हम लोग कहाँ रखते हैं? मुंह में रखते हैं, मुख में। मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के बाद भोजन हमारा अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत, ये जो देखो केचुए की जैसे लिपटी हुई है, ये छोटी आंत है। उसके बाद ये है मोटी सी चौड़ी सी बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद मल द्वार है, मलाशय है। मलाशय के बाद मल द्वार से, गुदाद्वार से भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारा टोटल मनुष्य का पाचन तंत्र, जो 6 नंबर में आएगा तो 6 नंबर में आएगा और पेपर से में आएगा तो यहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाचक एंजाइम, यानी कि जो अभी हम लोग पाचक एंजाइम की बात कर रहे थे, भोजन को पचाने का काम कौन करता है? तो भोजन को पचाने का काम करते हैं पाचक एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पाचक ग्रंथियां, जो ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक रसों का स्राव करती है उन्हें पाचक ग्रंथियां कहते हैं। मनुष्य में मुख्य पाचक ग्रंथियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला होता है लार ग्रंथियां। जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो मुंह से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निकलती हैं। कौन कौन सी होती है सर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां? तो आइए देखते हैं। पहला है लार ग्रंथियां। भोजन करते समय मुख में एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे लार कहते हैं। लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। मुख में जीभ के दोनों ओर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है कर्णमूल ग्रंथियां। कर्णमूल ग्रंथियों की संख्या 2 होती है। एक जीभ के लेफ्ट साइड होती है और जीभ के दूसरी राइट साइड होती है। कर्णमूल ग्रंथियां ये संख्या में 2 होती है, एक जीभ के दाईं ओर और दूसरा जीभ के बाईं ओर। ठीक, उसके बाद दूसरी ग्रंथि है जिह्वा ग्रंथियां। जिह्वा ग्रंथियां क्या होती है कि ये 2 होती हैं और जीभ के नीचे ही स्थित होती है। हमारे जीभ के जस्ट नीचे स्थित होती है जिह्वा ग्रंथियां। और तीसरी होती है जबड़े की ग्रंथियां। जबड़े जीभ के नीचे ही होती है। ये भी संख्या में 2 होती है तथा जीभ के नीचे ही स्थित होती है। यहां से क्या होता है? पाचक रस निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अगला आता है, दूसरा आता है यकृत। यकृत हमारे अमाशय के जस्ट नीचे होता है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस बनाता है। पित्त रस HCl इसी में होता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है।
पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। हम लोग वसा खा लेते हैं, तैली खाद्य खा लेते हैं, तो उनको पचाने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है, यानी यकृत करता है। उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? यह मिश्रित ग्रंथि है, इससे अग्नाशयी रस निकलता है। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट, ये देखो हृदय। हृदय आता है तो 6 नंबर में आता है या तो 4 नंबर में आएगा। तो हृदय को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मनुष्य का पाचन हम लोग पढ़ लिए, पाचन के बीच में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हृदय छूट गया हमारा। तो आइए हृदय के बारे में हम लोग समझते हैं। हृदय क्या होता है? हृदय क्या है? व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या है? हृदय मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पेशी अंग है जो निरंतर संकुचन, विस्फारण, धड़कन यानी कि द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में सहायक होता है। यानी हमारे हृदय का मेनली काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। आगे स्थिति, हृदय वक्ष गुहा छाती में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये जो हमारा दोनों हार्ट है, मतलब फेफड़ा है, फेफड़ा में थोड़ा बाईं ओर नीचे साइड में स्थित होता है क्या? हमारा हार्ट। और ये रही हार्ट की संरचना, ये है हार्ट हमारा, यही है मुट्ठी के आकार का, जो बेचारा न जाने कब किससे दिल लगा ले, ये इसके बस में नहीं होता, ये हमारे दिल के बस में होता है, हमारे शरीर के बस में नहीं होता है। पता नहीं किसके मन में ये लुभा जाए। ठीक है, तो मेनली इसका कोई काम नहीं होता है। आइए देखते हैं हृदय की संरचना। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन 4 कक्ष होते हैं? तो आप लोग देख सकते हो, एक है दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 कक्ष होते हैं। चारों कक्ष क्या होते हैं? दायां आलिंद क्या काम करता है? शरीर से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। कौन? दायां आलिंद। और दायां निलय क्या करता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों तक भेजता है। और बायां आलिंद फेफड़ों से शुद्ध रक्त को ग्रहण करेगा और बायां निलय क्या करता है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने का काम करेगा बायां निलय। ये रहा हमारा हार्ट, सुंदर सा हार्ट। आइए नेक्स्ट, इसी में कुछ और भाग होते हैं जो होती है महाधमनी। महाधमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त शरीर में ले जाने का काम करता है। फुसफुसीय धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले आती है। और फुसफुसीय शिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। और वेना कावा अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा हार्ट। हार्ट आएगा तो 4 नंबर में। यहां से हम लोगों ने अपना 2 टॉपिक कवर कर लिया, मनुष्य का पाचन तंत्र और हार्ट। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग आगे। आगे है हमारा रुधिर, रक्त। रक्त को ले जाने आने का काम करता था। अब ये रक्त क्या है? व्हाट इज रुधिर? रुधिर क्या है? ब्लड। रुधिर क्या है? रुधिर ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यानी कि हमारे शरीर में निरंतर प्रवाहित होने का काम करता है रुधिर। प्रवाहित होकर ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन? रुधिर करता है। रुधिर में इंपॉर्टेंट है क्या? रुधिर का रंग लाल होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन आता है, रुधिर का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर के घटक आते हैं। रुधिर के घटक क्या होते हैं? रुधिर के घटक मुख्यतः 2 होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। यह रुधिर का हल्का पीला तरल भाग होता है। रुधिर का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन, पोषक तत्व आदि घुले रहते हैं। और उसके बाद आता है रुधिर कण। रुधिर कण यानी रुधिर के कण कितने होते हैं? तो रुधिर हमारा 3 प्रकार का होता है। रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। 3 रुधिर कणिकाएं होती है हमारे शरीर में। पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? तो ये लाल वाला रुधिर करता है। रुधिर को लाल रंग देता है कौन? हीमोग्लोबिन। उसके बाद है श्वेत रुधिर कणिकाएं। सफेद रुधिर कणिकाएं जो होती है
ये शरीर की रक्षा करती है। जैसे हमें फीवर हो गया, बुखार हो गया, या कोई भी वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो उसको उससे लड़ने, उससे बचाने का काम कौन करती है? तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं, रोगाणुओं से लड़ती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये क्या होती है? सफेद होती हैं। तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। हम लोग देखेंगे कि कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है इनका प्लेटलेट्स कम हो गया। क्या होता है प्लेटलेट्स? इसे रुधिर बिंबक भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि ये जो हमारा हाथ कट जाएगा तो देखेंगे ब्लड निकलने लगता है, कुछ टाइम बाद रक्त जम जाता है। रक्त को जमाने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। चोट लगने पर अधिक रक्त स्राव को रोकने में निष्कर्ष निकालता है कौन? प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा किडनी। देखो, हमने मानव पाचन तंत्र पढ़ लिया, हृदय पढ़ लिया, रुधिर पढ़ लिया। उसमें है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जैसे यूरिन, पेशाब को बाहर निकालना। तो कौन काम करता है? तो काम करता है हमारा किडनी, यानी विक। विक क्या होता है? किडनी। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी यानी उत्सर्जन करने का काम करता है, जो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों, अतिरिक्त जल व लवण को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। कौन? किडनी। यह शरीर में जल लवण संतुलन तथा रक्त की अशुद्धता को बनाए रखता है। ये देखो, हमारा जो शरीर का किडनी होता है वो लगभग सेम के आकार की होती है। ये रही हमारी किडनी। किडनी में कुछ हिस्से है, इसकी कुछ संरचना है। तो वृक्क की संरचना, बाह्य आवरण, बाहरी आवरण जो होता है इसका, इसमें क्या होता है? विक एक मजबूत झिल्ली से ढका होता है। ये जो बाहरी आवरण है ये एक मजबूत झिल्ली से ढका होता है। यह वृक्क की रक्षा करता है। ये क्या करता है? हमारी किडनी की रक्षा करता है। उसके बाद है प्रास्तता। प्रास्तता क्या करता है? यह वृक्क का बाहरी भाग होता है। इसमें नेफ्रॉन के बोमैन कैप्सूल पाए जाते हैं। रक्त का प्रारंभिक छनन यही होता है, यानी रक्त को जो छानने का काम करता है कौन करता है? प्रास्तता। उसके बाद है मेडुला। मेडुला क्या है? यह वृक्क का भीतरी भाग होता है। भीतरी भाग होता है क्या? मेडुला। मेडुला, इसमें मूत्र नलिकाएं होती हैं। यह मूत्र के निर्माण में सहायक होती है, यानी मूत्र का निर्माण कौन करती है? तो मेडुला करता है। ठीक, उसके बाद है इसमें चौथा हिस्सा है पेल्विस। पेल्विस क्या होता है? कि यह कीप के आकार का होता है। कीप जानते हो, नुकीला होता है। कीप के आकार का होता है, की संरचना होती है। यहाँ मूत्र एकत्र होकर मूत्र वाहिनी में जाता है, यानी यहाँ से मूत्र जो होता है एकत्र हो जाता है और मूत्र वाहिनी में चला जाता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करता है? यह वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हमारे किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने किडनी को भी पढ़ लिया। किडनी क्या करता है? हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी मूत्र का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है रुधिर और लसिका में अंतर। हमारे शरीर में एक रुधिर और उसके अलावा एक पाया जाता है लसिका। ये लसिका और रुधिर में दोनों में अंतर क्या है? तो रुधिर यह तरल संयोजी उत्तक है, लसिका छना हुआ तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है? यह गहरे लाल रंग का होता है और यह रंगहीन होता है। ब्लड कटता है, मेरा हाथ कटेगा तो सबसे पहले देखो व्हाइट व्हाइट पानी के जैसा, मतलब पानी के जैसा कुछ तरल पदार्थ निकलता है, उसके बाद ब्लड आता है, तो जो होता है वो लसिका होता है। इसमें आरबीसी उपस्थित होता है, इसमें आरबीसी अनुपस्थित होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में पाई जाती है और इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है किसमें? रुधिर में, और प्रोटीन की मात्रा कम होती है किसमें? लसिका में। तो ये रहा रुधिर और लसिका में अंतर, डिफरेंस हम लोग समझ गए। उसके बाद आता है पोषण। ये हमारा शुरू का ही टॉपिक था, लेकिन हम इसको पीछे रखे। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले 6 नंबर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं लेसन 1 के। लेसन 1 का है पोषण। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण कर उसे ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत तथा जीव क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है। ये हमारा होता है पोषण। पोषण मेनली 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? कि स्वपोषी पोषण, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। और दूसरा होता है परपोषी या विषमपोषी पोषण। इस प्रकार के
पोषण जीव और अन्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो स्वपोषी पे निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं। यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए किसी अन्य पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, परपोषी पोषण कहलाते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। श्वसन होता है सांस लेने की क्रिया कहलाती है श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन। दोनों में अंतर क्या होता है कि आक्सीय श्वसन क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है और अनाक्सीय श्वसन या ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, यानी इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है ग्लूकोज पूर्ण रूप से CO2 तथा वह H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें? आक्सीय श्वसन में ग्लूकोज टूटकर CO2 और H2O में बदल जाता है, जबकि अनाक्सीय श्वसन में ग्लूकोज अपूर्ण रूप से एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल व CO2 में बदलता है। तीसरा है अधिवृक्क में ऊर्जा मुक्त होती है कहाँ? आक्सीय श्वसन में, और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है किसमें? अनाक्सीय श्वसन में। चौथा है यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन? आक्सीय श्वसन। और यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, अनाक्सीय श्वसन। क्लियर है? आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन आता है तो 2-2 नंबर में आएगा। उसके बाद है श्वसन। श्वसन अभी जो हम बताए हैं, श्वसन क्या होता है कि श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाता है। फिर उसके बाद है श्वासोच्छ्वास आता है 2 नंबर में। श्वासोच्छ्वास क्या होता है कि शरीर बाहर से वायु को फेफड़े में पहुंचाना तथा फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, हम लोग कक्षा 8 में पढ़े हैं कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे हरे रंग के होते हैं किसके कारण? क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण होते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वह हरा रंग का वर्णक होता है। कौन? क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, उसे पर्णहरिम कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर हमारा होता है समाप्ति। इसी पे अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर। और दूसरे चैप्टर में चलने से पहले, नियंत्रण एवं समन्वय में चलने से पहले हम आप लोगों को एक शानदार लाइन सुनाते हैं। वो शानदार लाइन क्या है भैया? तो वो शानदार लाइन है हमारा, वो शानदार लाइन आप लोगों को दिखाते हैं, हम लोग दिखाकर सुनाते हैं। आइए, वो शानदार लाइन है ये कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर। तुमसे कह रहे हैं कि थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सेकंड अपना चैप्टर शुरू करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकंड चैप्टर, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या है कि मानव में समन्वय, जब शरीर के सभी अंग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की सहायता से एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर कार्य करते हैं तो उसे मानव में समन्वय कहते हैं। यानी हम जो भी कार्य करते हैं तो शरीर को एक संतुलन बनाकर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मानव में समन्वय। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जंतुओं में पाए जाने वाला वह तंत्र जो उत्तेजनाओं को ग्रहण कर संदेशों का संचार करके शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और
समन्वय करता है उसे जंतु तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, आओ देखते हैं। ये देखो है जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र ये रहा हमारा न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन क्या होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। एक तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके 3 भाग हैं। पहला है कोशिका काय, ये रहा कोशिका काय। उसके बाद है वृक्षिकाएं, ये वृक्ष के जैसे जो निकली हुई हैं, ये है वृक्षिकाएं या दुम्रिका कहते हैं इसको। तीसरा है तंत्रिकाक्ष, ये हिस्सा कहलाता है तंत्रिकाक्ष। आओ इनको डिटेल से पढ़ते हैं। कोशिका काय। कोशिका काय क्या होता है कि यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निस्ल के कण होते हैं। किसमें, कोशिका काय में। उसके बाद है वृक्षिकाएं या डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स क्या होते हैं कि कोशिका काय से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, जो अभी फिगर में मैंने दिखाया, ये देखो अनेक प्रवर्ध निकले हैं कि नहीं, अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं, अनेक प्रवर्ध निकले और रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले होते हैं, उसमें से भी देखोगे प्रत्येक डेंड्रॉन से भी छोटे छोटे पतले पतले डेंड्रॉन्स निकले हुए हैं। अगला है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद लंबा मोटा तथा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है। यह किसी ग्रंथि पेशी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा रहता है। इधर देखो, ये रहा बेलनाकार तंत्रिकाक्ष। ठीक, क्लियर है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मानव मस्तिष्क। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ लिए, मानव का पाचन तंत्र पढ़ लिए, किडनी पढ़ लिए, हृदय पढ़ लिए, गुर्दा पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन सभी काम तो ब्रेन ही करता है। क्या होता है ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ये देखो हमारी खोपड़ी, खोपड़ी देख रहे हो कितना सुंदर सा है हमारा खोपड़ी, ऐसे ही उसकी आंतरिक संरचना। मानव मस्तिष्क, मानव में मस्तिष्क अत्यंत विकसित एवं कोमल अंग है। यह अत्यंत विकसित है, जान रहे हो, इसमें अनलिमिटेड जीबी डाटा स्टोर कर सकते हो और यह सबसे कोमल अंग होता है। इसका भार लगभग 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। यह मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है। यह हमारा जो कपार है, कपार जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंदर पाया जाता है मस्तिष्क, सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर त्रिस्तरीय झिल्ली का आवरण होता है। इसके बाहरी चारों ओर 3 स्तर की झिल्ली लगी होती है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। यानी कि हमारे खोपड़ी यानी कपार के अंदर 3 स्तरीय झिल्ली होती है और दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है जो बाहरी चोट यानी आघात से हमारे शरीर मस्तिष्क की क्या करता है, सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के 3 मेनली भाग होते हैं। ये देख रहे हो खोपड़िया, खोपड़िया देख रहे हो भैया अपना, देख रहे हो ना, ये क्या है, ये है खोपड़िया, ई है पहला भाग, खोपड़िया है पहला भाग, और ये देख रहे हो छोटा सा करिया सा निकला है, ये है दूसरा भाग और ये रहा तीसरा भाग। खोपड़ी के टोटल यानी मस्तिष्क के टोटल 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन, पहला होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है भैया, तो प्रमस्तिष्क होता है हमारा, प्रमस्तिष्क देखो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कि नहीं, सबसे बड़ा है सर। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 होता है। पूरा अगर हमारा खोपड़ी 10 है तो उसमें से 9 हिस्सा यही होता है। हृदय की गति, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना आदि सभी कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी कि हृदय की जो गति है, धड़क रहा है, धक धक धक, आवाज आती है लव डव, हृदय का धड़कना, भोजन को ग्रहण करना, सांस लेना आदि सभी क्रियाएं कौन करता है, प्रमस्तिष्क करती है। मस्तिष्क द्वारा भाषा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इच्छा एवं भय आदि क्रियाओं का भी नियंत्रित किया जाता है। हमारे हृदय में जो बुद्धि का विकास होता है, भाषा होता है, विवेक होता है, इच्छा जो भी जागृत होती है और भय जो हमें डर लगता है, ये सब काम कौन करता है, तो यही चाचा करते हैं। इनका नाम है प्रमस्तिष्क। उसके बाद है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये रहा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है,
कि यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क के पश्च भाग तथा सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच स्थित होता है। चलना, कूदना, दौड़ना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? अनुमस्तिष्क। क्रियाओं का नियंत्रण करना, यह शरीर का संतुलन भी बनाता है और शरीर को संतुलन बनाने रखने के लिए भी अनुमस्तिष्क ही इसका जिम्मेदार होता है। उसके बाद आता है तीसरा मेडुला। ये लंबी सी जो नली दिख रही ये होता है मेडुला। मेडुला क्या होता है कि यह अनुमस्तिष्क के सामने स्थित होता है तथा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। सबसे पिछला भाग यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह श्वसन तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, और ये सीधे जुड़ा होता है हमारे न्यूरॉन सिस्टम, यानी कि रीढ़ की हड्डी से जाकर मेरुरज्जु से जुड़ जाता है। फिर उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में मेनली दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक पादप हार्मोन्स, दूसरा होता है जंतु हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स क्या होता है? पौधों द्वारा निर्मित ऐसी रासायनिक पदार्थ जो एक भाग में बनकर दूसरे भाग तक पहुंचकर वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार नहीं अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? तना की वृद्धि करता है। पेड़ देखियो, पेड़ मोटा सा होता है जो उसका तना, उसकी वृद्धि करता है। कोशिका दीर्घकरण में सहायक प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। कौन? यही करता है ऑक्सिन। उसके बाद होता है जिबरेलिन। ऑब्जेक्टिव में देखोगे बहुत तेज देता है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या करता है? तना की लंबाई को बढ़ाता है, उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। बीज अंकुरण में सहायक होता है, फूल व फल के विकास में सहायक होता है। कौन? जिबरेलिन। उसके बाद है तीसरा साइटोकानिन। साइटोकानिन क्या करता है? साइटोकानिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, कोशिका को विभाजित करता है, अनेक कोशिकाओं में बांटता है। साइटोकानिन पत्तियों की वृद्धावस्था को रोकता है, पार्ल कलियों की वृद्धि करता है। कौन? साइटोकानिन। उसके बाद है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल क्या करता है कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। पत्तियों का झड़ना, पत्ती झड़ती है, किसकी वजह से झड़ती है? तो एब्सेसिक एसिड की वजह से। बीजों की सुप्तावस्था, बीज रुक जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, उसका काम कौन करता है? एब्सेसिक एसिड। उसके बाद है एथिलीन। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है, फलों को पकाने में सहायक होती है। पत्तियों और फलों का गिरना, उसको सुखाने का काम करता था ये, लेकिन गिराने का काम कौन करेगा? एथिलीन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग जंतु हार्मोन्स, यानी कि जनदों में पाए जाने वाले हार्मोन्स, जनदों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स। पुरुष में जो हार्मोन्स होते हैं, स्त्री में जो हार्मोन्स होते हैं, उनको आओ देखते हैं हम लोग डिटेल से। तो जनदों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य में जनक अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं और इससे समय समय पे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है अंडाशय के हार्मोन। अंडाशय किसमें पाए जाते हैं? तो अंडाशय मादा में पाए जाते हैं। अभी हम मादा जनन तंत्र जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे डिटेल से। तो उसमें होता है अंडाशय। अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन्स, यानी मादा यानी स्त्री में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो उसमें निम्नलिखित हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? तो एस्ट्रोजन होता है या अंडाशय की पुटिका कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा में लैंगिक परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तनों का विकास आदि को प्रेरित करता है। यानी मादा में स्तनों का विकास होना, लैंगिक परिपक्वता यानी कि उनको सेक्सुअल योग्य बनाना, ये सब कार्य कौन करता है? तो ये कौन बनाता है? एस्ट्रोजेंस करता है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? इसे गर्भधारण हार्मोन कहते हैं, यानी महिला गर्भ धारण कर सकती है तो उनके लिए आवश्यक है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इसे गर्भधारण हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं के विकास को प्रेरित करता है। यानी कोई भी स्त्री अगर गर्भ धारण कर सकती है तो उसके लिए आवश्यक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन, जैसे ही कोई स्त्री गर्भ धारण कर ली, अब बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को जन्म देते टाइम उसके शरीर से
यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन्स, यह गर्भकाल की समाप्ति पर कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला की संधियों तथा सिम्फाइसिस को चौड़ा कर देता है, यानी कि जो स्त्री का ग्रीवा भाग होता है, अभी दिखाएंगे फोटो में, योनि के जस्ट ऊपर का भाग ग्रीवा भाग होता है, उसको चौड़ा कर देता है और उसमें से तरल पदार्थ निकलता है जिसे क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स। अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन्स अगर नहीं निकल रहा है, कोई भी महिला नॉर्मल डिलीवरी यानी बिना ऑपरेशन के बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके लिए जरूरी है रिलैक्सिन हार्मोन्स। उसके बाद आता है ब्रिसड़ के हार्मोन्स, यानी पुरुष के टेस्टिस, यानी ब्रिसड़ में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो ब्रिसड़ के हार्मोन्स होता है, इसमें होता है एंड्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही पुरुष में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोन्स है, जो एक महत्वपूर्ण पुरुष विकास हार्मोन्स है। इससे जननांगों के विकास होता है, इससे जननांगों का क्या होता है, विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक परिपक्वता होती है, यानी पुरुष में सेक्सुअल की इच्छा होती है, किसके वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। आदि विकसित होने में सहायता मिलती है। मैथुन आदि नर लक्षण इसी प्रभाव तथा प्रेरणा से विकसित होते हैं। मैथुन यानी कि मास्टरबेशन एक प्रकार का मनुष्य का एक स्वाभाविक नेचर है, यानी अत्यधिक सेक्स करने की इच्छा को मास्टरबेशन कहते हैं। पुरुष सेल्फ से ही कर सकता है मैथुन, ठीक। उसके बाद है हमारा, इसमें कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, दो दो नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जब पौधे के अंगों की वृद्धि प्रकाश की दिशा में या प्रकाश से दूर होती है तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए तना प्रकाश की ओर मुड़ता है, ये प्रकाशानुवर्तन का एग्जाम्पल है। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, जब पौधे के अंगों की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में हो, उसके विपरीत होती है, बल की दिशा में या उसके विपरीत होगी तो इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़ नीचे की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर जा रहा है, ग्रेविटी है, गुरुत्वानुवर्तन है। उसके बाद है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या होता है, जब पौधे की जड़ें जल की उपस्थिति या जल की दिशा में वृद्धि करती हैं तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे जड़ें नमी की ओर बढ़ती हैं, ये क्या होता है, जलानुवर्तन। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक भी समाप्त होता है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड चैप्टर में चलने से पहले एक और मोटिवेशन लाइन हो जाती है। कौन सी है वो मोटिवेशन लाइन, आओ देखते हैं। कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, यानी कल की टेंशन मत लो, आज इतना मेहनत करो कि आने वाले एग्जाम में हम जैसे ही बैठे क्वेश्चनों की लाइन लगी रहे और हम एक तरफ से सभी का आंसर देते हुए सीधे निकल जाए और एग्जाम में 100, 95, 98 कर आए। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं जनन की आवश्यकता। सबसे पहले जनन की आवश्यकता आखिर होती क्यों है, क्यों होती है जनन की आवश्यकता। तो जनन की आवश्यकता जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है। अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन का जीवों के जीवन चक्र में निम्नलिखित महत्व है, यानी कि अपने जैसे इंसान को पैदा करना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, जीव जगत को बनाए रखना, उसकी वृद्धि करना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन के लिए निम्नलिखित महत्व है क्या, जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। जैसे हम हैं इंसान जनन ही ना करे तो इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए इंसान अपने जैसे इंसान को बनाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। आगे होता है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। जैसे कोई जाति वंश है, अगर वो जीव जनन नहीं करेगा, आपस में जनन नहीं करेंगे तो उनकी जाति एक
एक बार ऐसा समय आएगा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है जनन द्वारा आनुवंशिकता लक्षण जीवों में संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखाई देते हैं। यानी जनन के द्वारा ही संतान अपने जनक यानी माता पिता के समान दिखाई देते हैं। जनन द्वारा संतानों में कुछ विविधताएं भी आती हैं, ये विविधताएं जैविक विकास का आधार होती हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जैसा पिता है सेम टू सेम वैसा ही बच्चा हो, वैसा ही बच्चा रहेगा तो अपने पिता के जैसा ही काम करेगा। उसके अंदर कुछ न कुछ अलग विविधताएं आती है, अलग कुछ न कुछ सिम्टम्स आते हैं जो क्या होते हैं, इस विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला है जनन, यानी ये जनन क्या है, व्हाट इज जनन? रिप्रोडक्शन, अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन अथवा प्रजनन कहते हैं। यानी अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट, जनन के प्रकार। जनन मेनली दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो पहले हम लोग अलैंगिक जनन को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जिस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है तथा युग्मकों का निर्माण नहीं होता, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होगा, युग्मक बनेंगे, दो लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। जैसे में क्या होते हैं, विखंडन होते हैं, मुकुलन होते हैं, खंडन होते हैं, बीजाणुओं द्वारा होता है और कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। ये पांचों चीज क्या है सर, आइए देखते हैं डिटेल में। पहला होता है विखंडन। विखंडन क्या है? विखंडन की परिभाषा क्या कहती है कि जिस प्रक्रिया में एक जनक जीव दो या दो अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव बनाता है, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं, दो बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऑप्शन में आते हैं बहुत तेज, विखंडन। उसके बाद होता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है कि जिस प्रक्रिया में जनक के शरीर पर एक छोटा उभार या मुकुल बनता है जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे खमीर और हाइड्रा। और हाइड्रा की फोटो दिखाते हैं, ये देखो, ये रहा हाइड्रा, इसी में देखो एक छोटा सा मुकुल निकला और ये छोटा सा मुकुल निकलकर क्या हो गया, विकसित मुकुलन हो गया, और बाद में यही नई पत्ती बनकर एक तो नया सा मुकुल तैयार हो गया, हाइड्रा तैयार हो गया। तो ये होता है मुकुलन। उसके बाद आता है क्या, खंडन। खंडन क्या है सर कि जिस प्रक्रिया में जनक का शरीर कई खंडों में टूट जाए और टूटकर प्रत्येक अलग अलग खंड एक नया जीव बन जाए, जैसे स्पाइरोगाइरा, ये होता है खंडन। उसके बाद होता है बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा क्या होता है कि जिस प्रक्रिया में बीजाणु बनकर उससे नए जीव उत्पन्न होते हैं, उसे बीजाणुओं द्वारा जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में राइजोपस, एग्जाम्पल है म्यूकरस, म्यूकर। ठीक, तीसरा होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन हम लोग अपनी सामान्य भाषा में भी देखेंगे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जिस प्रक्रिया में पौधे के कायिक अंगों, जड़, तना, पत्ती से नए पौधे बनते हैं, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, आलू काट कर लगा दो, देखो ढेर सारे आलू बन जाएंगे। अदरक हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, गन्ना हो गया, इन सबको काट कर हम लोग लगाते हैं। देखो गन्ना है, इसके 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े कर दो, तीनों अलग अलग पौधे बन जाएंगे, नए नए पौधे बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो लैंगिक जनन क्या होता है कि जिस जनन में नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं तथा नर मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, मेढक, पुष्पीय पौधे। यानी कि लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होगी, नर और मादा। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने वाले पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे में कैसे होगा जनन, आओ देखते हैं। ये रहा हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होगा कि जिन पुष्पों में चारों चक्र उपस्थित होते हैं उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। बाह्य दलपुंज, चारों चक्र क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज को पुष्प के सहायक अंग कहते हैं तथा पुमंग एवं जायांग को आवश्यक अंग कहते हैं। देखो ये रहा हमारा फूल, ये है फूल यानी पुष्प। पुष्प के मेनली 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, ये जो हरा कलर का दिख रहा है ये क्या होता है, बाह्य दलपुंज। उसके बाद ये जो रंग बिरंगा दिख रहा है ये होता है दलपुंज।
उसके बाद ये अंदर होता है, देखो सीधा सा मटके के जैसा जो होता है इसे कहते हैं जायांग, और ये साइड साइड जो निकले होते हैं इन्हें कहते हैं पुमंग। आओ सबको अच्छे से पढ़ते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज कहलाता है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। कोई भी फूल जाकर देख लो, देखोगे ये हरे रंग का होता है कि नहीं? होता है। उसके बाद इसके प्रत्येक भाग को बाह्य दल कहते हैं, यानी इसके जितने विषय हैं सब क्या कहलाएंगे? बाह्य दल कहलाएंगे। दूसरा है इसमें दलपुंज। दलपुंज क्या होता है कि दलपुंज के अंदर स्थित पुष्प का यह दूसरा चक्र होता है, यानी पुष्प का दूसरा चक्र होता है दलपुंज। यह प्रायः 4 से 6 अथवा अनेक दलों का बना होता है। यह प्रायः रंगीन होता है। इसका मुख्य कार्य परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 कणों का बना होता है। ये रंग बिरंगा जो गुलाबी कलर का दिख रहा है यही है दलपुंज। इसका काम क्या है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। और कीट आकर करेगा क्या भैया? आओ देखते हैं। पुमंग, बीच वाला जो हिस्सा था, सॉरी साइड वाला पुमंग था, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और पुंकेसरों का बना होता है। ये पुष्प के नर जननांग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पुतंतु होता है, परागकोश होता है, संयोजी होता है। पुतंतु क्या होता है कि जो डंठल जैसी रचना होती है वो पुतंतु होता है। ये देखो ये डंठल जैसी जो संरचना है क्या होता है? पुतंतु होता है। उसके बाद है परागकोश, जो पुतंतु के ऊपर होता है उसे परागकोश कहते हैं। फिर होता है संयोजी, जो परागकोश को पुतंतु से जोड़ता है उसे संयोजी कहते हैं। ये देखो ये रहा पुतंतु और ये रहा क्या? परागकोश। इन दोनों को जोड़ने का कोई ना कोई काम करेगा, ये कहलाता है क्या? संयोजी। प्रत्येक परागकोश में अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें परागकण कहते हैं। चौथा होता है जायांग। जायांग क्या होता है कि पुष्प के केंद्र में स्थित पुष्प का यह चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। वो नर जननांग था क्या? पुमंग, और ये मादा जननांग होता है। जायांग अनेक अंडकों यानी स्त्री केसरों का बना होता है। प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय क्या होता है कि पुष्पासन से अलग चौड़ा व फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये देखो कहां गया फूल भैया? ये रहा। ये देखो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा अंडाशय। इसमें लिखा नहीं है। ये जो फूला हुआ भाग होता है ये क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद है वर्तिका। यह अंडाशय के ऊपर वाला लंबा पतला भाग होता है। ये देखो ये पुष्प से ये जो लंबा पतला भाग है ये होता है वर्तिका। और उसके ऊपर जो होता है सबसे ऊपर, वर्तिका का सबसे ऊपरी खुरदुरा तथा चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी ऊपर पुष्प के ऊपर ऐसे टच करोगे देखोगे चिपचिपा रहता है, वही होता है क्या? वर्तिकाग्र। इसी के साथ हमारा पुष्प खत्म। अब हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरुष यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए आइए, पहला है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है कि नर जनन तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है, उसका संग्रह व परिवहन होता है तथा वे मादा के शरीर में पहुंचकर निषेचन करता है। ये कौन? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से मुख्य अंग है? इसके मुख्य 2 अंग होते हैं। एक बाह्य अंग होता है, एक आंतरिक अंग होता है। बाह्य अंग में क्या होता है? वृषण कोश और शिश्न, यानी बाहर से जो दिखता है तो ये हमारा टेस्टिस दिखता है, यानी वृषण कोश, अंडकोश दिखता है, और ये पेनिस दिखता है, लिंग जिसको हम लोग कहते हैं, शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और उसके बाद होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में क्या आता है? आंतरिक जनन में आता है वृषण, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहिनी आता है, शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आता है, कूपर ग्रंथि आता है और मूत्र मार्ग आता है। क्या होता है? आओ देखते हैं। एक बार हम लोग फिगर में इन सबको दिखा देते हैं कि वृषण कोश क्या होता है। कि ये देखो ये वृषण यानी अंडकोश जो होता है टेस्टिस, उसके बाहरी आवरण को कहते हैं वृषण कोश। इसके अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, वृषण। फिर उसके बाद क्या होता है? अधिवृक्क। इस पूरी संरचना को अधिवृक्क कहते हैं। फिर उसके बाद होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी ये देखो
शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिनी को शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी के बाद है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी जाकर कहाँ इकट्ठित होती है? एक जगह इकट्ठित होती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। ये रहा हिस्सा, ये है शुक्राशय। यहाँ पे आकर सारे शुक्राणु क्या होते हैं? इकट्ठित होते हैं। फिर उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये रही एक ग्रंथि जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या है? कूपर ग्रंथि। कूपर ग्रंथि इसमें नहीं दिख रहा है, उसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद होता है मूत्र मार्ग। ये रहा मार्ग जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। और डिटेल से पढ़ते हैं सबको। पहला होता है वृषण कोश। वृषण कोश क्या है? क्या है सर जी वृषण कोश? तो यह त्वचा की थैली होती है। वृषण कोश जो होती है त्वचा की थैली होती है। इसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं, यानी हमारे जो दोनों टेस्टिस होते हैं 6-6 करोड़ के, वो किसमें होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। यह वृषण कोश का तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री कम रखता है। कभी सोचे हो कि सर हमारा जो वृषण है ये शरीर से बाहर क्यों होता है? मादा का तो अंदर होता है, हमारा क्यों बाहर होता है? क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि वृषण कोश को शरीर से बाहर रखा गया, क्योंकि यह 2 से 3 डिग्री कम रखता है टेम्परेचर। शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान आवश्यक होता है, जैसा कि हमने अभी बताया। उसके बाद है वृषण। वृषण यानी अंडकोश। क्या होते हैं? टेस्टिस। ये 2 अंडाकार ग्रंथियां होती है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी मेनली शुक्राणु का निर्माण करने का काम कौन करते हैं? तो ये करते हैं वृषण। यहीं से पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो अभी हम बताए हैं सेक्स करने की इच्छा ज्यादा करेंगे, मैथुन करने की इच्छा को बढ़ाता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद है इनमें सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है, यहाँ शुक्राणु बनते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? शुक्राणु का निर्माण होगा। अब शुक्राणु का निर्माण हो चुका है। यह वृषण के अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? यह वृषण के ऊपर स्थित कुंडलित नली होती है, यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी वृषण के थोड़ा सा ऊपर होता है अधिवृषण। यहाँ क्या होता है? शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी यंग होते हैं, मजबूत होते हैं, उनका शरीर विकसित होता है कहाँ पे? अधिवृषण में। उसके बाद ये आते हैं कहाँ? शुक्रवाहिनी में आएंगे। शुक्रवाहिनी में क्या होगा? यह लंबी नली होती है, यह अधिवृषण से शुक्राणुओं को आगे ले जाती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, जैसा कि पीछे मैंने अभी दिखाया कि ये देखो, ये है क्या? शुक्रवाहिनी। अधिवृषण ये रहा। अधिवृषण के बाद ये जुड़कर आता है शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी के बाद आएगा कहाँ पे? शुक्रवाहिनी के बाद आएगा शुक्राशय में हमारा स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ आने वाला है? अब शुक्रवाहिनी हो गया। अब उसके बाद शुक्राणु जाएगा शुक्राशय में। शुक्राशय में आओ देखते हैं शुक्राशय। ये रहा शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? यह ग्रंथि शुक्राणुओं को पोषण देती है, यह फ्रुक्टोज युक्त द्रव बनाती है। यही द्रव वीर्य का बड़ा भाग होता है, यानी कि जैसे ही हमारे शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राणु जाते हैं कहाँ? शुक्राशय में। शुक्राशय में जाने के बाद यह वीर्य में मिल जाते हैं। वीर्य में मिलने के बाद यह एक गाढ़ा द्रव बनाते हैं, जो कि मादा गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और यहीं से क्या होता है? निषेचन होता है। आगे उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? कि यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, यह क्षारीय द्रव बनाती है, यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाती है, यानी शुक्राणु को स्पीड देता है, स्पीड से बाहर निकले ताकि मादा की ग्रीवा तक जा सके, इसलिए स्पीड देने का काम करता है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद होता है कूपर ग्रंथि। कूपर ग्रंथि क्या होता है? कि यह लिंग के अधर आधार पर स्थित होता है, यह चिकना द्रव स्रावित करते हैं, यह मूत्र मार्ग को साफ और चिकना बनाता है। हमारे शरीर में सिर्फ एक ही नली है मूत्र को निकालने के लिए, और स्पर्म यानी शुक्राणु को निकालने के लिए एक ही नली है। तो कभी ऐसा सोचे हो कि दोनों नली एक ही है, तो कभी स्पर्म उसमें जाके अटके हुए, तो मूत्र को कैसे निकालेंगे? तो उनको साफ करने के लिए कूपर ग्रंथि होती है, जो मूत्र मार्ग को साफ करता है। ये इसके पीछे हम लोग फिगर दिखाए हैं, उसमें मूत्र मार्ग जो होता है उसको साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम कौन करता है? कूपर ग्रंथि। और इसे चिकना भी बनाता है ताकि स्पर्म आसानी से निकल सके। उसके बाद है मूत्र मार्ग। यह एक नली होती है, इससे मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग अभी हम पीछे आपको दिखाए हैं कि जो एक ऐसे नली के आकार की होती है, वो क्या करता है?
स्पर्म को बाहर निकालता है और मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। पुरुषों में मूत्र मार्ग दोहरा कार्य करता है, यानी दोनों काम यही करता है। ठीक, क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को ये। ठीक, आइए नेक्स्ट, लिंग। लिंग क्या होता है? पेनिस। पेनिस यह वाय जनन अंग है, यह वीर्य को मादा के शरीर में पहुंचाता है, यह मूत्र त्याग भी करता है। यानी मनुष्य का जो पेनिस है, लिंग जो है, यही मादा के योनि में प्रवेश करता है और क्या करता है? स्पर्म को मादा के ग्रीवा तक पहुंचाने का कार्य करता है। और नर जनन तंत्र का एक झटके में देख लेते हैं कैसे होता है। तो वृषण में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। उसके बाद अधिवृषण में क्या होगा? ये परिपक्व होंगे। उसके बाद शुक्र वाहिनी द्वारा कहां पहुंचेंगे? शुक्राशय में पहुंचेंगे। उसमें ग्रंथियां मिलती हैं। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि, कूपर ग्रंथि, जो मूत्र मार्ग को क्लीन करते हैं। फिर मूत्र मार्ग में जाएगा शुक्राणु, शुक्राणु लिंग द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र क्लियर हो गया होगा। तो पुरुष जनन तंत्र में एक नाम हम लोगों ने सुना, शुक्राणु। शुक्राणु, व्हाट इज शुक्राणु? शुक्राणु है क्या? स्पर्म। स्पर्म, स्पर्म क्या होता है? तो मनुष्य में शुक्राणु यानी स्पर्म, ये देखो है स्पर्म, यही है स्पर्म। स्पर्म के मेनली 3 हिस्से होते हैं। शीर्ष होता है, मध्य खंड होता है, पूंछ होता है। यानी कि ये क्या है? शुक्राणु एक विशेष पुच्छ युक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती है। यह नर युग्मक है। वीर्य में सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, यानी मनुष्य का जो शुक्राशय में वीर्य मिला था उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। और यही शुक्राणु एक नर युग्मक है जो कि मादा युग्मक से मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है शीर्ष, सिर, ये देखो हेड, हेड यानी शीर्ष। शीर्ष क्या है? कि यह चम्मच के आकार का होता है जिसमें केंद्रक तथा उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी ये देखो चम्मच के आकार का है, इसी के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र को अभी आगे हम दिखाएंगे आप लोगों को कि मनुष्य में मेनली 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में लास्ट यानी 22+1 होता है और पुरुष में भी 22+1 होता है। 23वां मादा में XX होता है और पुरुष में XY होता है। उनको आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। दूसरा है मध्यखंड। यह सिर से ग्रीवा द्वारा जुड़ा हुआ भाग है। इसका आकार सर्पिलाकार होता है। ये रहा मध्यखंड, इसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। फिर उसके बाद है पुच्छ। अक्षीय तंतु मध्य खंड से ही अनवरत पुच्छ में रहता है। इसे अंत्य खंड भी कहते हैं, इसे लास्ट खंड भी कहते हैं। यह शुक्राणु को मेनली गति प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक, क्लियर है? अब पुरुष का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आओ पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। आओ देखते हैं मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? मादा जनन तंत्र वह तंत्र है जिसमें अंडाणु ओवम का निर्माण होता है, निषेचन, भ्रूण का विकास तथा शिशु का जन्म, ये सब किसमें होता है? मादा जनन तंत्र में होता है। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग, मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित मुख्य अंग है। पहला है अंडाशय। अंडाशय, ये देखो ये क्या है? अंडाशय है, यही है अंडाशय। इधर भी होता है, इधर भी होता है। फिर उसके बाद है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। ये रहा फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब। फिर उसके बाद क्या होता है? गर्भाशय। ये वाला पूरा हिस्सा क्या होता है? गर्भाशय होता है। फिर उसके बाद गर्भाशय ग्रीवा, ये छोटा सा हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, जो अभी हम पीछे बताए थे कि चौड़ा होता है। कब? रिलैक्सिन हार्मोन्स के टाइम पे बताए थे। तो यही भाग चौड़ा होता है और बच्चा इसी से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद होता है योनि। ये रहा योनि भाग, यहीं पे पुरुष अपना लिंग यानी पेनिस को प्रवेश करता है, अंदर करता है। ठीक, उसके बाद आओ देखते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? कि अंडाशय, एक बात और, ये जो अंडाशय है इसी में अंडाशय का निर्माण होता है और मेंसुरेशन साइकिल के दौरान जब कभी भी अंड का निषेचन नहीं होगा, यानी उस दौरान योनि से कोई भी स्पर्म ग्रीवा में यानी गर्भाशय में नहीं प्रवेश होगा, तो लगभग 28 दिन का पीरियड होता है इनका। तो ये क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और योनि मार्ग से ही रजोधर्म यानी यमसी बोले तो पीरियड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और एक बात,
हर महीने अलग अलग होते हैं। एक महीने इस वाले में होगा, एक महीने इसमें निर्माण होगा अंडाशय का, तो अगले दूसरे महीने इस वाले में होगा। और इनका पीरियड काल होता है लगभग, आप लोगों को बता दें, ये जानकारी के लिए आवश्यक है। इनका पीरियड काल होता है जब पीरियड एक बार बाहर निकलता है, जब अंडाशय का निर्माण होता है तो पहले 7 दिन ये क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। निर्माण के दौरान अगर उस दौरान कोई भी फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो उस दौरान क्या होगा, बच्चे का निर्माण, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 से 14 दिनों के बीच, 7 से 14 दिन यानी टोटल शुरू से देखा जाए तो 7 दिन छोड़ के 14 दिन, 7 से 21 के बीच में, यानी ये बीच का ये 14 दिन, ये जो होते हैं अंडाशय परिपक्व होते हैं, यानी निषेचन के लिए अति उत्साहित होते हैं। अगर उस दौरान कोई भी पुरुष का स्पर्म योनि से प्रवेश करके ग्रीवा में जाता है यानी गर्भाशय में जाता है, उस दौरान बच्चा अत्यधिक होने की संभावना होती है। फिर 21 दिनों के बाद लास्ट का जो 7 दिन होता है, उस टाइम क्या होता है कि ये अंडाशय डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और उस दौरान भी ये निषेचन नहीं करते। उस दौरान भी अगर सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो उस दौरान भी बच्चे का निर्माण नहीं होता है। यानी बच्चे के निर्माण के लिए मेनली ये 14 दिन बीच का ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे क्या है, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ये श्रोणी गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, यहीं से एंड्रोजन और प्रोस्टेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलते हैं, जिनके बारे में मैंने पीछे बताया। ये देखो दोनों है, क्या है, अंडाशय, इसी में अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक, उसके बाद है अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या करती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना किसका काम है, ये फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का काम क्या है, इस अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाना। फिर उसके बाद है गर्भाशय, यह नाशपाती के आकार का अंग होता है, यही भ्रूण का विकास होता है। इसकी दीवारें मोटी और पेशी युक्त होती है। भ्रूण का विकास, शिशु को संरक्षण देना, ये सब काम किसका होता है, ये गर्भाशय। यानी बच्चे का निर्माण, भ्रूण का निर्माण यहीं पे होगा, किसमें, गर्भाशय में। यहीं पे उसको प्रोटीन मिलेगी, जितनी भी जो भी आवश्यकता होती है सब यही होता है। फिर उसके बाद होता है गर्भाशय ग्रीवा। यह गर्भाशय का निचला सकरा भाग होता है। यह गर्भाशय को योनि से जोड़ती है। प्रसव के समय यह फैल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रसव के दौरान ये जो ग्रीवा भाग है ये चौड़ा हो जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है योनि मार्ग से, और इसके लिए जरूरी है रिलैक्सिन हार्मोन्स। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है योनि। यह पेशीय नली होती है, यह गर्भाशय ग्रीवा से बाहर की ओर खुलती है और इसी का काम होता है, इसका काम क्या है, सहवास का अंग। यह सहवास यानी सेक्स करने का अंग यही होता है। शिशु का जन्म का मार्ग यहीं से होता है, योनि से। मासिक धर्म का मार्ग यानी जो पीरियड निकलता है ब्लड के रूप में, जो व्यर्थ खराब खून होता है वो बाहर निकलता है, कहाँ से, यहीं से, योनि मार्ग से। ठीक, उसके बाद है बार्थोलीन ग्रंथि। बार्थोलीन क्या होता है, यह इसी में जो ग्रंथि है बार्थोलीन, ये एक जोड़ी ग्रंथियां होती है, योनि द्वार के दोनों साइड स्थित होती है। ये चिकना द्रव स्रावित करती हैं, यानी कि बार्थोलीन, योनि के जो साइड दीवारें हैं, ये जो दीवार बताए हैं अभी, योनि के साइड दीवारें हैं, इसी में पाई जाती है बार्थोलीन ग्रंथि, जिसका कार्य क्या है, योनि को चिकना बनाना, सहवास को सरल बनाना। यानी योनि को चिकना बनाती है और सहवास यानी सेक्स को आसान करना, सरल करना, ये किसका काम है, बार्थोलीन ग्रंथि का काम है। उसके बाद है स्किन ग्रंथि। स्किन ग्रंथि क्या होता है, ये मूत्र मार्ग के पास स्थित होती है। इन्हें पैरा यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। इनका कार्य क्या है कि मूत्र को चिकना बनाना, संक्रमण से सुरक्षा। यानी कि पुरुष और स्त्री में, पुरुष में तो एक ही मार्ग था, मूत्र और वीर्य का दोनों, लेकिन स्त्री में जो होता है कि 2 मार्ग होते हैं, यानी कि मूत्र मार्ग का अलग होता है और योनि मार्ग अलग होता है। योनि मार्ग का कार्य समझ गए और मूत्र मार्ग का कार्य मूत्र को बाहर निकालना होता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है। अब उसके बाद इसमें कुछ विधियां भी हैं। परिवार नियोजन यानी परिवार को कंट्रोल करना, जनसंख्या वृद्धि पे लगाम लगाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन को कंटिन्यू करते रहें। फिर भी उस दौरान हम अपना परिवार नियोजन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं परिवार नियोजन की विधियां।
परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? तो पहला है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि यानी परमानेंट नहीं होगा। इसमें परिवार नियोजन के निम्नलिखित विधि आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो पहला होता है निरोध। निरोध बोले तो कंडोम। कंडोम सभी लोग जानते हो। कंडोम से क्या होता है कि ये पुरुष अपने लैंगिक संपर्क के समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है? गर्भधारण नहीं होता। पुरुष अपने पेनिस भाग पे अगर कंडोम को लगाकर सेक्स करता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उस दौरान स्पर्म मादा के ग्रीवा में प्रवेश नहीं करेगा, तो उससे गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा होता है कापर अथवा लूप अथवा कापर टी। कापर टी क्या होता है? महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर अपने जनन पथ में लूप या कापर टी लगवा लेनी चाहिए। इससे भी गर्भधारण नहीं होता। कापर टी यानी एक प्रकार का उल्टा टी के आकार का होता है कि जो कि महिला के ग्रीवा हिस्से में, महिला का ये जो ग्रीवा हिस्सा था इसी में कापर टी आता है, जो महिला कल्याण केंद्र पे ऐसे उल्टा टी के आकार का होता है, जिसको लाकर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो उस दौरान सेक्स रिलेशन करते समय जो है स्पर्म इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो स्पर्म जब तक नहीं जाएगा तब तक गर्भधारण नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है? कापर टी या लूप समझ गए क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां। मार्केट में बहुत सारी गर्भ निरोधक गोलियां आती है। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, जैसे माला डी, माला एन, फ्लक्स, सहेली आदि। इनमें कोई भी एक प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होता है। ये सब गोली अगर प्रतिदिन एक एक गोली खाकर सेक्स करती है, रिलेशन बनाती है, तो उस दौरान क्या होगा? गर्भधारण नहीं होगा। इसके अलावा गर्भ निरोधक सुई आती है। कुछ स्त्रियां अगर टैबलेट्स यानी दवा खाने से डरती हैं तो उनके लिए सुई भी है। स्त्रियां गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकती हैं, इससे भी गर्भधारण नहीं होगा। और स्थायी विधि, परमानेंट विधि, कभी भी गर्भधारण हो ही नहीं सकता। पुरुष और महिलाओं शैल चिकित्सा द्वारा गर्भ निर्धारण की संभावना को समाप्त किया जाता है। पुरुषों में इसे नसबंदी और महिलाओं में इसे नलबंदी कहते हैं। नसबंदी कहते हैं ना, ऑपरेशन करवा लिए हैं तो क्या होता है? नलबंदी, नसबंदी। नसबंदी क्या होता है? इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। पुरुष की जो शुक्रवाहिनी दिखाए थे लंबी सी होती है, उसको काट कर बांध देंगे तो स्पर्म जाएगा ही नहीं। स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या होगा? बच्चा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा? गर्भधारण से बच सकते हो। दूसरा, ये परमानेंट विधि है, एक बार हो गया फिर कभी नहीं हो सकता। नलबंदी, इसमें महिला की अंडवाहिनी को काट कर बांधते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? महिला की फॉलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है और ये भी परमानेंट होता है। ये सब करने के बाद दोबारा कभी भी बच्चे की कोई भी संभावना नहीं होगी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि लैंगिक सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान कुछ बीमारियां हो जाती है। तो यौन संचारित रोग और उनकी रोकथाम, ये क्या है? कुछ रोग है जो मनुष्य को जानना अति इंपॉर्टेंट है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एड्स। एड्स का नाम सुने हो? एड्स क्या है? एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है तथा इस बात का संकेत देती है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एक बात, यह जन्मजात रोग नहीं होता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु के कारण होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्षति पहुंचाता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी WBC को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। और इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं है, जो इसका नाम क्या है? एड्स। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे जानेंगे कि ये हो रहा है? तो एड्स के लक्षण बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, छींक आना, खांसी, बुखार, छोटे मोटे रोग बार बार होना, इलाज के बाद भी न सही होना, टीबी, कैंसर, न्यूमोनिया, यौन रोगों का उपचार के बाद भी ठीक न होना, ये सब छोटे छोटे रोग होते रहते हैं। लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना तथा अंत में मृत्यु हो जाना। लंबे समय तक ये रोग कंटिन्यू हैं और अंत में क्या हुआ कि मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद है सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में लंबी लंबी सांसें होने लगी, रोगी को लगातार बुखार आना, कंटिन्यू बुखार आना, किसके लक्षण है? एड्स के लक्षण है। और एड्स जिसे हो गया उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आएंगे, उससे संपर्क सेक्सुअल रिलेशन जितने भी बनाएंगे, सबको एड्स होगा।
इसलिए एड्स लाइलाज बीमारी है। इसलिए किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ कभी भी संभोग करने से पहले हमेशा कंडोम या निरोध का प्रयोग करें, इससे एड्स होने की संभावना कुछ कम होती है। ठीक, इसी के साथ हमारा लेसन 3 टाटा बाय बाय। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे लेसन ग्रेगर जॉन मेंडल की ओर। चौथा लेसन हमारा क्या है भैया? चौथा है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के जनक माना जाता है किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन आता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक किनको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या किया? तो इनका जीवन परिचय एक बार हम लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी। अभी मैंने एक सेट देखा था, उसमें देखा था क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन था गिरजाघर, तो गिरजाघर मार देंगे हम लोग ऑप्शन। तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय चले गए। तो अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? वियना विश्वविद्यालय। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना और उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा न सका। यानी कि वो असफल हो गए थे सर्टिफिकेट की परीक्षा में, फिर भी वो अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को छोड़े नहीं। वह अपने मठ में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो क्या सेम के बीज पे किया था? सरसों पे? नहीं सर, मटर पे किया था। ठीक, मटर पर अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितज्ञ ज्ञान को समन्वित किया, इकट्ठा किया, और वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों का प्रतिपादन में सहायता मिली। ये रहा मेंडल के ओवरव्यू। ये इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं मेंडल के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी 4 नंबर तो कभी 6 नंबर में पूछता है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से 3 नियम थे? तो अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित नियमों का प्रतिपादन किया। इन्हें मेंडल के वंशागति के नियम कहते हैं। मेंडल के नियम आधुनिक आनुवंशिकता की नींव है और मेंडलवाद के नाम से प्रचलित है। प्रभाविता का नियम, पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। इसे एक संकर क्रॉस भी कहा जाता है। कभी 2 नंबर में पूछ लेता है एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो यही होता है एक संकर क्रॉस। क्या होता है एक संकर क्रॉस? तो इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपरीत लक्षणों के युग्मों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युग्म के दोनों लक्षणों को एक साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देते हैं। जो लक्षण जीव में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दूसरा छिप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रबल्य या प्राबल्य, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ते रहा मेंडल का पहला नियम। पहला नियम के अनुसार क्या कहा था मेंडल ने कि दो समान जीवों के लक्षण को जब संकर कराया जाएगा तो उनमें से एक ही जीव का लक्षण दिखेगा, और जो दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दूसरा छिप जाता है, जो छिपा रहता है, उसे अप्रभावी नियम या प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद है दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा होता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण यानी अलग करना। पृथक्करण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में 2 विपरीत कारकों में से केवल एक ही कारक होता है। युग्मनज में ये कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं, किंतु ये समानित नहीं होते और आपस अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी गुणों के जिनस में मिश्रण नहीं होता, यानी वो अलग नहीं होते। इन्हें क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर क्रॉस। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार
द्विसंकर क्रॉस में युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का पृथक्करण दूसरे लक्षणों के कारकों के पृथक्करण से प्रभावित नहीं होता। यानी कोई अलग पृथक्करण हो रहा है, ये हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र है, अपना स्वतंत्र है और युग्मक के निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ साथ संयोजन कर सकता है। ये रहा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। उसके बाद है मनुष्य में लिंग निर्धारण। पीछे हम बताए हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का काम कौन करता है, आओ देखते हैं। मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 44 गुणसूत्र या 22 जनजात समजात जोड़े होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाती है। पुरुष तथा स्त्री में इस जोड़ी के गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। पुरुष में इस जोड़ी के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं जिनमें केवल एक छोटा होता है। इस प्रकार के हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं। इनमें से बड़ा X होता है तथा छोटा वाला Y गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र X प्रकार के होते हैं जबकि पुरुष में अलग होते हैं। पुरुष की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ी प्लस XY होता है, कुल मिलाकर 46 होते हैं। स्त्री की जनन कोशिकाओं में 22 जोड़ी प्लस XX गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46। क्या है आओ देखते हैं। स्त्री में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सभी अंडाणु एक ही प्रकार के अर्थात 22 प्लस XX प्रकार के बनते हैं, जबकि पुरुष में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 50% चांस होता है कि X वाला बन जाए और 50% चांस होता है कि Y वाला बन जाए। अर्थात निषेचन के समय जब पुरुष के शुक्राणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उस टाइम स्त्री या XX उत्पन्न होती है, यानी लड़की पैदा होती है। इस प्रकार जब Y गुणसूत्र अंडाणु को निषेचित करता है तो उस दौरान पुरुष यानी XY उत्पन्न होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पुत्र या पुत्री की संभावना सदैव 50-50 होती है। और जो भी अनपढ़ गंवार महिलाएं ये कहती हैं कि लड़की का ही होना या लड़के का पैदा होना ये लड़की के ऊपर डिपेंड है, तो उनको आज जाकर ये वीडियो दिखा दो कि इनके जिम्मेदार सिर्फ पुरुष होते हैं। लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ कौन होता है, तो इसके जिम्मेदार पुरुष होते हैं। आओ एक डायग्राम के माध्यम से तुम लोगों को समझाते हैं कैसे होता है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। देखो क्या होता है कि ये रहा पुरुष, क्या है ये पुरुष है और ये है स्त्री। ठीक, पुरुष में 22 जोड़ी, यहां भी 22 जोड़ी सेम होते हैं और एक जोड़ी होता है XY पुरुष में, जबकि मादा में होता है XX। निषेचन के दौरान सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान अगर पुरुष के स्पर्म से X गया और मादा के स्पर्म अंडाणु से X आया तो दोनों मिलकर XX बन जाएंगे। XX बनेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, लड़की का निर्माण हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान अगर पुरुष से Y गया और स्त्री से X आया तो बनेगा XY, और XY आ गया तो क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान, गर्भ धारण करने के दौरान दोनों का चांस 50-50% होता है और ये सिर्फ डिपेंड होता है पुरुष पर। इसके लिए कभी भी मादा जिम्मेदार नहीं होती है। कभी कभी डायग्राम भी पूछता है तो डायग्राम बनाकर ऐसे हम लोग समझा देंगे। ठीक, क्लियर है। तो आज के बाद अगर कभी भी कोई भी महिला लड़की को प्रताड़ित करे कि लड़की होने के लिए तुम जिम्मेदार हो, तो ये वीडियो जाकर दिखा देना कि सर मैंने बताया था कि इसके जिम्मेदार सिर्फ कौन है, पुरुष है। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास एकदम शानदार लगी होगी और इस क्लास में जान डालने के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट से हमें सांत्वना मिलती कि हाँ बच्चों को अच्छा लगा। और एक बात, अगर आप लोगों को ये सारी पीडीएफ जितने भी हम पढ़ाए हैं, ये सारा पीडीएफ आप लोगों को नोट्स फॉर्म में चाहिए, एक पीडीएफ रूप में सर हमें लिख